जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग का टॉपिक है जो पिछले वीडियो में हम लोग अकबर तक पढ़े थे लोग और अकबर के सैन्य अभियान तक छोड़ दिए थे लोग। तो आज हम लोग अकबर के सैन्य अभियान पढ़ेंगे लोग। तो चलिए शुरू करते हैं लोग। अकबर के सैन्य अभियान पहला सैन्य अभियान 1561 ईस्वी में किया था और कहाँ पे? चुनार पे किया था। यह कहाँ पे? मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है चुनार। और वहाँ का शासक कौन था? तो अफगान शासक थे और मुगल सेनापति आशफ खान था। मुगल सेनापति कौन था? आशफ खान। फिर वहीं 1561 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण करता है और वहाँ के शासक बाज बहादुर रहते हैं। उस समय वहाँ के शासक कौन रहते हैं 1561 में? तो बाज बहादुर। और मुगल सेनापति आदम खान रहता है। मुगल सेनापति कौन रहता है? आदम खान। 1562 में मेड़ता पर आक्रमण अकबर करता है। मेड़ता के शासक जयमल रहते हैं और मुगल सेनापति सरफुद्दीन रहता है। उसके बाद फिर 1562 ईस्वी में ही आमेर पर आक्रमण होता है। आमेर पर आक्रमण करता है और वहाँ पर भारमल का शासन रहता है और अकबर और भारमल के बीच वैवाहिक संबंध हो जाते हैं जोधाबाई के साथ। उसके बाद 1564 ईस्वी में गोंडवाना पर आक्रमण करता है मध्य भारत। यह कहाँ स्थित है? मध्य भारत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्से को क्या कहते हैं? मध्य भारत कहते हैं। और वहाँ के शासक कौन रहते हैं? वीर नारायण दुर्गावती के पति हैं ये वीर नारायण। और मुगल सेनापति आशफ खान। मुगल सेनापति कौन रहता है? आशफ खान रहता है। 1568 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण। मेवाड़ कौन सा क्षेत्र था? तो चित्तौड़ क्षेत्र था। राणा उदय सिंह वहाँ के शासक रहते हैं। मेवाड़ के शासक कौन रहते हैं? राणा उदय सिंह। और वह पराजित हो जाते हैं। जयमल और फतह इनके दो सेनापतियों के बीच यह युद्ध होता है और यह युद्ध स्वयं अकबर खुद लड़ता है। 1569 ईस्वी में कालिंजर अभियान करता है। वर्तमान में यह बांदा उत्तर प्रदेश कहलाता है। और वहाँ के शासक रामचंद्र रहते हैं। वहाँ के शासक के कालिंजर के शासक कौन रहते हैं? तो रामचंद्र। और मुगल सेनापति मजनू खान काकशा रहता है। 1569 ईस्वी में फिर दोबारा आक्रमण रणथंभौर पर होता है। रणथंभौर पर फिर दोबारा 1569 ईस्वी में आक्रमण होता है। सूरजन राय वहाँ के शासक रहते हैं। अकबर व भगवान दास के सेनापति मुगल सेनापति के रूप में अकबर और भगवान दास रहते हैं। 1570 ईस्वी में जोधपुर और बीकानेर पर आक्रमण करता है जो वर्तमान जैसलमेर कहलाता है। और वहाँ के शासक राय कल्याणमल। वहाँ के शासक कौन रहता है? राय कल्याणमल। रावल हर राय दो शासक रहते हैं और इन दोनों के बीच भी वैवाहिक संबंध हो जाते हैं। अकबर और ये दोनों राजाओं के बीच वैवाहिक संबंध यानी शादी हो जाते हैं। 18 जून 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। राणा प्रताप सिंह वहाँ के शासक रहते हैं और मुगल सेनापति का नेतृत्व मान सिंह तथा आशफ खान करते हैं। 1572 से 73 ईस्वी गुजरात अभियान करता है। मुजफ्फर शाह तृतीय यहाँ के शासक रहते हैं। मुजफ्फर शाह तृतीय और अकबर इस युद्ध का सेनापति खुद रहता है। 1575 से 76 बंगाल बिहार पर आक्रमण करता है। बंगाल एवं बिहार पर आक्रमण करता है और यहाँ के शासक कौन रहता है? 1575 से 76 में दाऊद खान रहता है। और मुनीम खान की मुगल सेनापति का नेतृत्व कौन करता है? मुनीम खान करता है इस युद्ध में। 1581 ईस्वी काबुल पर आक्रमण अकबर करता है। हकीम मिर्जा और ख्वाजा मंसूर यहाँ के शासक रहते हैं। कौन रहता है यहाँ के शासक? हकीम मिर्जा और ख्वाजा मंसूर यहाँ के शासक रहते हैं। अकबर इस युद्ध का खुद सेनापति रहता है। 1585 से 86 कश्मीर पर आक्रमण करता है। यूसुफ खान और याकूब खान यहाँ के शासक रहते हैं। यूसुफ खान और याकूब खान। मिर्जा शाहरुख और भगवान दास कासिम खान ये तीन सेनापति इस युद्ध में कितने सेनापति रहते हैं? तो 3। मिर्जा शाहरुख, भगवान दास, कासिम खान। 1591 ईस्वी सिंध पर आक्रमण करता है। 1591 में कहाँ आक्रमण करता है? सिंध पर। मिर्जा जानी बेग सिंध के राजा रहते हैं। सिंध पर किसका शासन रहता है? तो मिर्जा जानी बेग का। अब्दुल रहीम मुगल सेनापति के रूप में अब्दुल रहीम रहते हैं। उसके बाद 1592 ईस्वी में उड़ीसा पर आक्रमण करता है और उड़ीसा के शासक निसार खान रहते हैं। मानसिंह के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा जाता है। मानसिंह के नेतृत्व में 1595 ईस्वी बलूचिस्तान पर आक्रमण करता है और अफगान शासकों का यहाँ शासन था बलूचिस्तान में। मीर मासूम के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा जाता है। 1595 में 2 युद्ध हुआ, एक बलूचिस्तान और कंधार पर आक्रमण करता है। मुजफ्फर हुसैन मिर्जा यहाँ के शासक रहते हैं। कौन? मुजफ्फर हुसैन मिर्जा। अब्दुल रहीम इसका सेनापति का नेतृत्व करता है।
दक्षिण के राज्यों में अकबर का पहला अभियान अहमदनगर के विरुद्ध हुआ था। दक्षिण के राज्यों में अकबर का पहला अभियान किसके विरुद्ध हुआ था? तो अहमदनगर के विरुद्ध हुआ था। 1593 ईस्वी में शाहजादा मुराद तथा अब्दुर्रहीम के नेतृत्व में पहला अभियान हुआ। दूसरा अभियान अबू फजल तथा दानियाल के नेतृत्व में 1599 ईस्वी में हुआ और यह अभियान सफल भी रहा था। अकबर अहमदनगर को अस्थायी रूप से मुगल साम्राज्य में नहीं मिला सका। अकबर अहमदनगर को क्या अस्थायी रूप से मुगल साम्राज्य में नहीं मिला सका। खानदेश को, इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे लोग कि खानदेश को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता था। खानदेश को क्या कहा जाता था? दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता था। यहाँ के प्रमुख किले असीरगढ़ को रिश्वत देकर जीता गया था। असीरगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 601 ईस्वी में। यह अकबर का अंतिम युद्ध था। इस बार शायद दरोगा में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अकबर का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो असीरगढ़ का युद्ध था। बीजापुर तथा गोलकुंडा ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। बीजापुर के शासक और गोलकुंडा के शासक अकबर की अधीनता स्वीकार किए थे। अकबर के साम्राज्य में 15 सूबे थे। अकबर के साम्राज्य कितने सूबे में बटे थे? तो 15 सूबे थे। अवध था, बंगाल, अजमेर, लाहौर, अहमदनगर, आगरा, बिहार, मालवा, मुल्तान, खानदेश, इलाहाबाद, दिल्ली, अहमदाबाद, काबुल, बरार। उड़ीसा बंगाल का भाग था। उड़ीसा किसका भाग था? बंगाल का उड़ीसा भाग था। कश्मीर तथा कंधार काबुल के भाग थे। बलूचिस्तान और सिंध मुल्तान के भाग थे। बलूचिस्तान और सिंध किसके भाग थे? तो यह मुल्तान के भाग थे। कंधार विजय के बाद अकबर ने शाहबेग को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया। कंधार का प्रशासक किसे नियुक्त किया? तो शाहबेग को अकबर ने नियुक्त किया था। 1590 ईस्वी में अब्दुर्रहीम को मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया। मुल्तान का सूबेदार अब्दुर्रहीम को नियुक्त किया। 1585 में काबुल को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया तथा मानसिंह को यहाँ का सूबेदार बनाया गया। काबुल को सूबेदार कौन थे? मानसिंह थे और मुल्तान के सूबेदार अब्दुर्रहीम थे और कंधार के सूबेदार शाहबेग थे। गढ़कटंगा के गोंडवाना राज्य का संस्थापक अमनदास गोंड था। गोंडवाना विजय के बाद इसे मुगल साम्राज्य में नहीं मिलाया गया था। रणथंभौर का राजा कौन था? सुरजन राय एकमात्र राजपूत राजा था जिसे अकबर ने तवारा वाद्ययंत्र बजाने की छूट दे रखी थी। तवारा का मतलब क्या होता है? वाद्ययंत्र, यह बजाने वाला यंत्र होता है। अब्दुल कादिर बदायूनी ने आशफ खान के अधीन एक सैनिक के रूप में हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया था। इन्होंने इस युद्ध का आंखों देखा विवरण अपनी पुस्तक मुंतख तवारीख में लिखा है। गुजरात अभियान के समय अकबर ने 1572 ईस्वी में राजा भगवान दास को एक निशान तथा नक्कारा प्रदान किया था। स्मिथ ने अकबर के द्वितीय गुजरात अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा। स्मिथ एक इतिहासकार है और जो अकबर के द्वितीय गुजरात अभियान, अकबर जब गुजरात पर दूसरा अभियान किया तो स्मिथ ने इसे सबसे मतलब कि तीव्र अभियान बताया है, क्योंकि पहला अभियान में गुजरात को अकबर ने जीत लिया था और फिर वहाँ के लोगों ने आंदोलन कर दिया अकबर के खिलाफ। तो उस आंदोलन को दबाने के लिए अकबर दिल्ली नहीं पहुँचा था गुजरात अभियान करने के बाद। इतना मतलब तीव्र गति से तेज़ी से गुजरात पहुँचा था कि उसे ऐतिहासिक दूरगामी आक्रमण कहा गया है। उसके बाद अब्दुर्रहीम को खाना की उपाधि मुजफ्फर शाह द्वितीय को 1584 ईस्वी में अंतिम रूप से पराजित करने के उपलक्ष्य में मिली थी। अब्दुर्रहीम खाना को उपाधि अकबर ने क्यों दी थी? तो मुजफ्फर शाह तृतीय राजा है। तृतीय को 1584 में अंतिम रूप से पराजित करने के उपलक्ष्य में अब्दुर्रहीम को खाना की उपाधि मिली थी। टोडरमल ने अपने भूमि बंदोबस्त का प्रथम प्रयोग गुजरात में किया था। टोडरमल ने अपनी भूमि बंदोबस्त का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो गुजरात में किया था। 1582 ईस्वी में टोडरमल को प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। अकबर पोलो चौगान खेलने का बड़ा शौकीन था। अकबर भी पोलो खेलता था। अकबर ने अबुल फैजी तबाशिरी सूबा को मलिक उश शोहरा की उपाधि दी थी। अबुल फैजी को कौन सी उपाधि दी थी? मलिक उश शोहरा की उपाधि दी थी। कश्मीर के कवि मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी। कश्मीर के कवि कौन थे? मोहम्मद हुसैन, और इनको कौन सी उपाधि अकबर ने दिया था? तो जरी कलम की उपाधि दिया था। मुल्ला गजाली अकबर का राजकवि था। मुल्ला गजाली किसका राजकवि था? तो अकबर का। 1572 ईस्वी तक मददाद अनवर तथा मीरातुश्शफ इनकी प्रसिद्ध मसनवी है। जलालुद्दीन उर्फी प्रसिद्ध
कसीदाकार था। जलालुद्दीन उर्फी प्रसिद्ध क्या था? कसीदाकार था। अकबरनामा का रचनाकाल 1590 से लेकर 1596 ईस्वी तक कुल 7 वर्षों तक रहा था। अपने सभी शिक्षकों में अकबर मीर अब्दुल लतीफ़ से सर्वाधिक प्रभावित था। सुलह कुल सिद्धांत अकबर ने इन्हीं से सीखा था। सुलह कुल का सिद्धांत अकबर ने किससे सीखा था? तो मीर अब्दुल लतीफ़ से सीखा था। मीर अब्दुल लतीफ़ कौन थे? तो अकबर के गुरु थे। अकबर सूफीवाद की चिश्तिया शाखा से सर्वाधिक प्रभावित था। किस शाखा से प्रभावित था? तो चिश्तिया शाखा से सर्वाधिक के प्रभावित था। दास प्रथा एवं जबरन मुसलमान बनाने पर रोक 1562 ईस्वी में अकबर ने लगाया था। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, मतलब कि तीर्थ यात्रा पर टैक्स ना दिया जाए, इसका समाप्त कब किया था? 1563 ईस्वी में। पंजाब में गौ हत्या पर प्रतिबंध 1563 ईस्वी में लगाया। जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में। जजिया की अंतिम रूप से समाप्ति 1579 ईस्वी में। अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कराया। किसका? इबादत खाना का निर्माण कराया। इसमें प्रत्येक बृहस्पतिवार को संध्या के समय नियमित रूप से धार्मिक विषयों पर वाद विवाद हुआ करता था। किस दिन? बृहस्पतिवार को, और शाम के समय में नियमित रूप से धार्मिक के विषय पर बातचीत किया जाता था। अकबर ने 1578 ईस्वी में इबादत खाना के द्वार सभी धर्मों के धर्मावलंबियों के लिए खोल दिया था। मतलब कि 1578 ईस्वी में इबादत खाना के द्वार सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। इबादत खाना में आने वाले अन्य धर्मों के आचार्य हिंदू धर्म से कौन आते थे? तो पुरुषोत्तम और देवी आते थे। ईसाई धर्म से रूडोल्फ एक्वाविया, एंटोनी मानसेराट आते थे। पारसी धर्म पे दस्तूर मेहरजी राणा आते थे। जिन प्रभु सूरी राजशेखर मोहम्मद तुगलक जम्बूजी, इनका पूरा नाम है दस्तूर मेहरजी राणा का जिन प्रभु सूरी राजशेखर मोहम्मद तुगलक जम्बूजी। और जैन धर्म से कौन आता था? तो हरिविजय सूरी, इन्हें जगत गुरु की उपाधि मिली थी। जिन चंद्र सूरी युग प्रदान की उपाधि दिया था अकबर ने। जिन चंद्र सूरी, विजय सेन सूरी, भानुचंद्र उपाध्याय, शांति चंद्र जयसोम से भेंट की। अकबर के दरबार में 3 ईसाई मिशन आए। अकबर के दरबार में कितने ईसाई मिशन आए? तो 3। प्रथम 19 फरवरी 1580 रूडोल्फ एक्वाविया, एंटोनी मानसेराट, एनरिक्वेज। और दूसरा मिशन कौन था? 1591 से 92 एडवर्ड लैटाने, क्रिस्टोफर डिवागा। तीसरा में 1595 ईस्वी जेरोम जेवियर पिनहेरो बेनेडिक्ट डिगोएज। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी रॉल्फ फिंच था। कौन था? इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे लोग कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी रॉल्फ फिंच था। और यह कब आया था? तो 1583 से 1591 ईस्वी तक रहा था। अकबर ने ईसाइयों को आगरा तथा लाहौर में गिरजे बनाने तथा सार्वजनिक रूप से ईसाई मठ का प्रचार करने की अनुमति दिया था। पारसी धर्म से प्रभावित होकर अकबर सूर्य, अग्नि और प्रकाश के प्रति पूजा भाव प्रकट करने लगा था। झरोखा दर्शन, तुलादान तथा पायबोस भी इसी से प्रभावित होने का परिणाम था। ये सब क्या है? झरोखा दर्शन, तुलादान, पायबोस, यह सब पारसी धर्म के त्यौहार हैं। अकबर होली, दीपावली तथा बसंत महोत्सव में भाग लेता था। होली में, दीपावली में और बसंत महोत्सव में अकबर भाग लेता था। अकबर ने वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे? विट्ठलनाथ को गोकुल एवं जैतपुरा की जागीर प्रदान की थी। अकबर ने 22 जून 1579 ईस्वी को जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में खुतबा पढ़ा था। 22 जून 1579 ईस्वी को जामा मस्जिद में खुतबा पढ़ा था। 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहरनामा जारी किया, जिसके अनुसार अकबर को इमाम आदिल तथा खलीफा उज़्ज़मा अमीरुल मोमिनीन माना गया। अकबर को क्या माना गया? खलीफा उज़्ज़मा अमीरुल मोमिनीन माना गया। मजहर घोषणा का प्रारूप शेख मुबारक नागौरी ने तैयार किया था। मजहर घोषणा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो शेख मुबारक के नागौरी ने तैयार किया था। स्मिथ एवं विल्जले हेग ने मजहर के विषय में कहा है कि यह एक अचूक आज्ञापत्र था। अब अकबर पोप भी बन गया और राजा भी। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन इलाही का प्रवर्तन किया। दीन इलाही अकबर के द्वारा चलाया गया यह धर्म था। और यह कब चलाया था? तो 1582 ईस्वी में चलाया था। और
इसका प्रधान पुरोहित, इसको प्रथम मानने वाले, दीन इलाही को मानने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अबुल फजल था। इस धर्म को 18 लोगों ने स्वीकार किया था। कितने लोगों ने? 18 लोगों ने। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। इलाही संवत, यह एक कैलेंडर भी चलाया था जिसे इलाही संवत कहते हैं, इलाही संवत। 1583 ईस्वी में सौर पंचांग पर आधारित यह कैलेंडर था। स्मिथ के अनुसार दीन इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, बुद्धिमत्ता का नहीं। यानी कि स्मिथ इतिहासकार है, उनके अनुसार कहना है कि अकबर का जो दीन इलाही धर्म चलाया था वह मूर्खता का प्रतीक था, बुद्धिमत्ता का नहीं। अकबर ने बाल विवाह पर रोक लगाई थी। लड़का के लिए 16 वर्ष की आयु निर्धारित किया गया था और लड़की के लिए 14 वर्ष का उम्र निर्धारित किया गया था। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया। अकबर ने अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया। सती प्रथा को भी प्रतिबंधित किया। अकबर का निजी हकीम वैद हकीम अली था। अकबर का निजी हकीम वैद यानी कि डॉक्टर कौन था? तो हकीम अली था। अकबर की मृत्यु 25 से 26 अक्टूबर 1605 ईस्वी की आधी रात को पेचिश के कारण हुई थी। पेचिश के कारण अकबर की मृत्यु हुई थी। 1605 ईस्वी 26/10 इसका जन्म कब हुआ था? 14 तारीख दूसरा महीना 1556 ईस्वी को इसका जन्म हुआ और 26 तारीख 10वां महीना और 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर की शासन अवधि 49 वर्ष 8 महीने और 12 दिन थी। कितनी दिन थी? 49 वर्ष 8 महीने और 12 दिन अकबर ने शासन किया था। अकबर का अंतिम संस्कार शासनावधि 12/8/49 मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ था। बीरबल का असली नाम महेश दास था। बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास। कवि प्रिय इसकी उपाधि थी। बीरबल का उपाधि कौन सी थी? तो कवि प्रिय। अकबरकालीन सोने के सिक्के संसब। पहला सिक्का कौन था? संसब सोने का सबसे बड़ा सिक्का 101 तोला का होता था। उसके बाद मुहर यह 9 रुपये के बराबर था। यह कितने रुपये के? तो 9 रुपये के बराबर था। उसके बाद था इलाही 10 रुपये के बराबर होता था। रहस 5.5 तोला का गोल तथा चौकोर दोनों था। आत्मा क्या था? आत्मा 25 तोला का था। बिनसात 20 तोला का था। चंगुल तथा लाल ए जलाली कम वजन में के सोने के सिक्के थे। चंगुल और लाल ए जलाली कम वजन के सोने के सिक्के थे। मुजफ्फर खान लाहौर टकसाल प्रभारी। मुजफ्फर खान कौन था? तो लाहौर के टकसाल प्रभारी थे। टोडरमल कौन था? तो बंगाल। टोडरमल किस पद पर नियुक्त था? तो बंगाल के टकसाल प्रभारी थे। ख्वाजा मंसूर जौनपुर टकसाल प्रभारी थे। अकबर के सिक्के रुपया कितना ग्रेन का था? तो यह 178 ग्रेन का होता था। जलाली यह चौकोर था। जलाली कैसा था? तो यह चौकोर था। दरब आधा रुपया था। चर्ण चौथाई रुपया था। अष्ट 8वां भाग था। काला 16वां भाग था। सूखी 20वां भाग था। अब है दाम। अकबरकालीन तांबे का सिक्का था। दाम क्या था? तो दाम अकबरकालीन तांबे का सिक्का था। दाम का 25वां भाग जीतल कहलाता था। दाम का 25वां भाग क्या कहलाता था? तो जीतल कहलाता था। अकबर ने असीरगढ़ किला जीतने की याद में एक सोने की सिक्का चलाया था। इस पर बाज की आकृति अंकित थी। जब असीरगढ़ किला जीता तो वह कौन सा सिक्का चलाया था? तो वह सोने का सिक्का चलाया था और इस पर बाज की आकृति बनी हुई थी। अकबर ने चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद को सीकरी टकसाल का अध्यक्ष नियुक्त किया 1577 ईस्वी में। सिक्कों की शुद्धता पर नियंत्रण रखने का उत्तरदायित्व दरोगा तथा सर्राफ का था। एकरूपता पर भी नियंत्रण रखता था। और ये किस पर नियंत्रण रखता था? एकरूपता पर भी नियंत्रण रखता था। अकबर के कुछ सिक्के पर सियाराम भी अंकित मिलता है। क्या? सियाराम भी अंकित थे, यानी कि राम सीता भी अंकित मिलते हैं। अकबर के समय में वकील दीवान वजीर को बोलते हैं। दीवान मीर बख्शी और सदर उस्से सुदूर यह 4 मंत्री पद थे। अकबर के समय कितने मंत्री पद थे? तो 4 मंत्री पद थे। बाद में वकील दीवान तथा वजीर को मिलाकर एक ही पद वकील मुत्तलक प्रधानमंत्री बना दिया गया। बाद में वकील दीवान और वजीर को मिलाकर प्रधानमंत्री पद बना दिया गया। अकबर ने व्यापार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राहदारी कर को समाप्त कर दिया था। राहदारी कर किससे संबंधित है? तो यह अकबर से संबंधित है। अब आता है जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक रहा और इसका जन्म 30 अगस्त
1569 ईस्वी को हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। और माँ हरखाबाई उर्फ जोधाबाई, और जोधाबाई को मरियम उज्जमानी की उपाधि अकबर ने दिया था। हरका भाई का उर्फ नाम क्या था? तो जोधाबाई, इसे जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है। राज्य अभिषेक कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1605 ईस्वी को इसका राज्य अभिषेक आगरा के किले में हुआ था। जहांगीर का पहला शिक्षक अब्दुल रहीम खाने खाना था। जहांगीर का पहला शिक्षक कौन था? अब्दुल रहीम खाने खाना। इसके संरक्षण में जहांगीर ने तुर्की भाषा सीखी थी। जहांगीर की पत्नियां मानबाई, इसे शाह बेगम के नाम से जाना जाता है। 1585 ईस्वी में शाहजादा खुसरो इससे जन्म लेता है। जगत गोसाई जोधाबाई मलिक ए जहां की उपाधि प्राप्त होता है। 1586 इससे शाहजहां, इससे कौन पुत्र जन्म लेता है? शाहजहां, जगत गोसाई से। उसके बाद साहिब जमाल परवेज इससे जन्म लेता है। मेहरुन्नेसा नूरजहां और नूरमहल की उपाधि से प्राप्त था 1611 ईस्वी में। रखैल शहरयार, जहांगीर ने शरीफ खान को 5000 का मनसब दिया तथा अपना प्रधानमंत्री बनाया। जहांगीर ने किसको अपना प्रधानमंत्री बनाया? तो शरीफ खान को, और 5000 का मनसब भी दिया था। शाहजादा खुसरो का विद्रोह 1606 ईस्वी में हुआ था। शाहजादा खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ कब विद्रोह किया था? 1606 ईस्वी में। खुसरो को सहायता देने के जुर्म में जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। अर्जुन देव को किसने मृत्युदंड दिया? तो जहांगीर ने। खुसरो को हुतात्मा संत के नाम से भी जाना जाता है। खुसरो को किससे संत के नाम से जाना जाता है? तो हुतात्मा संत के नाम से भी जाना जाता है। इसे इलाहाबाद के खुलदाबाद में दफनाया गया। इस जगह का नाम खुसरो बाग है। इस जगह का नाम क्या है? खुसरो बाग। हकीम सद्र ने खुसरो की आंखों का इलाज किया था। जहांगीर ने इसे मासिन उज जमान की उपाधि दी थी। किसको? हकीम सद्र की मासिन उज जमान की उपाधि दी थी। नूरजहां तथा उसकी मां अस्मत का नाम क्या था? अस्मत बेगम को गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार माना जाता है। आविष्कारक किसे माना जाता है? तो नूरजहां और उसकी मां अस्मत बेगम को गुलाब से इत्र बनाने का विधि का आविष्कारक माना जाता है। नूरजहां ने कश्मीर में शालीमार बाग तथा निशात बाग का निर्माण करवाया था। न्याय की जंजीर का संबंध जहांगीर से है। न्याय की जंजीर का संबंध किससे है? तो जहांगीर से। 12 अध्यादेश कानून जहांगीर ने जारी किया था। 12 अध्यादेश कानून किससे संबंधित है? तो यह जहांगीर से संबंधित है। भारत में तंबाकू की खेती जहांगीर के शासनकाल में की गई थी। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे लोग कि भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में की गई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में की गई थी। मातुद्दौला के मकबरे में सर्वप्रथम पियत्रा डोरा शैली का प्रयोग किया गया था। मकबरे में हीरे जवाहरात जड़ने की कला को पियत्रा ड्यूरा शैली कहा जाता है। कैप्टन विलियम हॉकिंस से 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। कैप्टन विलियम हॉकिंस ने कब आया था? तो 1608 ईस्वी में, और इसका जहाज का नाम क्या था? तो हेक्टर नाम था इसका जहाज का। जहांगीर के व्यक्तित्व का सबसे प्रमुख गुण उसकी न्यायप्रियता थी। जहांगीर के शासनकाल में शासन की समस्त शक्तियां नूरजहां के हाथों में थी। मध्यकालीन इतिहास में शाही फरमान जारी करने वाली प्रथम महिला नूरजहां थी। मध्यकालीन इतिहास में शाही फरमान जारी करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो नूरजहां थी। ब्रिटिश से राजदूत कैप्टन हॉकिंस व्यवसाय से चिकित्सक था। ब्रिटिश राजदूत यह कौन था? तो हॉकिंस। और यह पेशे से क्या था? तो यह डॉक्टर था। नूरजहां गुट जनता जुट्टा का 1622 ईस्वी तक राजनीति पर प्रभुत्व रहा था। नूरजहां का गुट जो था उससे राजनीति पर प्रभाव कितने वर्षों तक रहा था? तो 1622 ईस्वी तक रहा था। जहांगीर के विरुद्ध कौन कौन से विद्रोह हुए थे? तो शाहजादा खुर्रम का विद्रोह, खुर्रम इसका बेटा था, और यह विद्रोह 1622 से 1623 ईस्वी तक रहा था। इस विद्रोह को दबाने का श्रेय महावत खान को जाता है। किसको जाता है? महावत खान को जाता है। महावत खान का विद्रोह 1626 ईस्वी में हुआ था। बंगाल में विद्रोह 1612 ईस्वी में उस्मान खान के नेतृत्व में हुआ था। कुछ इतिहासकारों ने उस्मान खान को अंतिम अफगान कहा है।
कुछ इतिहासकारों ने उस्मान खान को क्या कहा है? अंतिम अफगान कहा है। जहांगीर और मेवाड़, जहांगीर का समकालीन मेवाड़ का शासक अमर सिंह था, यानी कि जहांगीर और अमर सिंह दोनों एक साथ शासन करते थे लोग। जहांगीर ने मेवाड़ के विरुद्ध 4 अभियान भेजे थे। जहांगीर ने मेवाड़ के विरुद्ध कितने अभियान भेजा था? तो 4। पहला था 1605 ईस्वी में शाहजादा परवेज तथा आसफ खान के नेतृत्व में, शाहजादा परवेज और आसफ खान के नेतृत्व में। दूसरा अभियान 1608 ईस्वी में भेजा महावत खान के नेतृत्व में। तीसरा अभियान 1609 ईस्वी में अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में भेजता है। और चौथा अभियान 1613 ईस्वी में जहांगीर खुद जाता है और खुर्रम के नेतृत्व में। जब जहांगीर ने 1613 ईस्वी में मेवाड़ को जीतने का दृढ़ निश्चय किया तो उसने अपना मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित किया था। सैनिक कमान खुर्रम को सौंप दी थी। सैनिक की कमान जहांगीर ने किसे सौंप दी थी? तो खुर्रम को। खुर्रम इसका बेटा था। मेवाड़ विजय में खुर्रम का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जहांगीर ने उसे शाह खुर्रम की उपाधि, खुर्रम को कौन सी उपाधि जहांगीर ने दी थी? तो शाह खुर्रम की उपाधि दी थी एवं 15,000 का मनसब भी दिया था। और 15,000 का मनसब भी दिया था। 1615 ईस्वी में अमर सिंह ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली तथा निम्न संधि स्वीकार की। चित्तौड़ की संधि स्वीकार किया था किसने? अमर सिंह ने। युवराज कर्ण अपनी सेना के साथ मुगल सेना में भेजना तय हुआ। संधि में क्या क्या बातें हुई? तो युवराज कर्ण अपनी सेना के साथ मुगल सेना में भेजना तय हुआ। अमर सिंह को चित्तौड़ किले की किलेबंदी का अधिकार नहीं रहा, यानी कि वो अपने किले को किलेबंद नहीं कर सकते थे। अमर सिंह को व्यक्तिगत रूप से राजसेवा में शामिल होने के लिए विवश नहीं किया गया। जहांगीर प्रथम मुगल सम्राट था जिसने मराठों को अपनी सेना में उमरा वर्ग में शामिल किया था। मराठों को किस वर्ग में शामिल किया था? तो उमरा वर्ग में शामिल किया। 1616 ईस्वी में अब्दुर्रहीम खाने खाना ने अहमदनगर, बीजापुर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। 1617 ईस्वी में खुर्रम ने भी दक्षिण की ओर अभियान किया। 1617 में शाहजहां ने कहाँ अभियान किया? तो दक्षिण की ओर। अहमदनगर के प्रधानमंत्री कौन थे? मलिक अंबर तथा मुगलों के बीच 1617 ईस्वी में अली आदिल शाह की मध्यस्थता में एक संधि हुई। खुर्रम की इससे सफलता पर जहांगीर ने खुर्रम को 30,000 का मनसब तथा शाहजहां की उपाधि दी। जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दिया था और 30,000 का मनसब दिया था। संधि में मध्यस्थता करने के लिए बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह को फरजंद की उपाधि दी। फरजंद की उपाधि आदिल शाह को प्राप्त हुआ था। गुरिल्ला युद्ध नीति को दक्कन में वर्गीगिरी कहा जाता था। गुरिल्ला युद्ध नीति को दक्कन में क्या कहा जाता था? तो वर्गीगिरी कहा जाता था। इसे प्रचलित करने का श्रेय मलिक अंबर को है। गुरिल्ला युद्ध को प्रचलित करने का श्रेय किसे जाता है? तो मलिक अंबर को जाता है। और मलिक अंबर से ही सीखे थे मराठाई राजा, हम लोग मराठा शासन में पढ़ेंगे लोग, शिवाजी। हाँ, शिवाजी गुरिल्ला युद्ध सीखे थे। मलिक अंबर ने अबिसिनिया के अरबों तथा जंजीरा के सिद्दियों से मिलकर एक शक्तिशाली नौसेना का गठन कर लिया था। मलिक अंबर की मृत्यु 1626 ईस्वी में हुई थी। मलिक अंबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1626 ईस्वी में। कांगड़ा की विजय 1620 ईस्वी में शाहजहां के नेतृत्व में संपन्न हुई। कांगड़ा की विजय किसके नेतृत्व में संपन्न हुई? तो शाहजहां के नेतृत्व में। और कब संपन्न हुई? तो 1620 ईस्वी में। 1622 ईस्वी में कंधार पर ईरान के शाह अब्बास ने अधिकार कर लिया था। 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम्स हॉकिंस जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम, किसका यह राजदूत बनकर आया था? कैप्टन विलियम्स हॉकिंस। तो जेम्स प्रथम का राजदूत बन के आया था। प्रथम के राजदूत के रूप में आया। वह तुर्की एवं फारसी भाषा बोल सकता था। यह कौन कौन से भाषा बोलता था? हॉकिंस तो तुर्की और फारसी दोनों भाषा बोलता था। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान या फिरंगी खान की उपाधि दिया था। जहांगीर ने हॉकिंस को कौन सी उपाधि दिया था? इंग्लिश खान तथा फिरंगी की उपाधि दिया था तथा 400 मनसब भी दिया। 1612 ईस्वी में कौन आया था? पॉल केनिंग आया था। 1615 ईस्वी में विलियम एडवर्ड आया था। और 1615 में सर टॉमस रॉ तथा एडवर्ड टेरी आया था। टॉमस रॉ 3 वर्ष मुगल दरबार में रहा था। टॉमस रॉ कितने वर्षों तक मुगल दरबार में रहा था? तो 3 वर्षों तक रहा था। वह सूरत में अंग्रेजों के लिए व्यापार का फरमान प्राप्त करने में सफल हुआ। प्रसिद्ध कसीदाकार तालिक के अमूली जहांगीर का राजकवि था। जहांगीर का राजकवि कौन था? तो तालिक अमूली था। डच पर्यटक फ्रांसिस्को वेलसट भी जहांगीर के काल में आया था। फ्रांसिस्को वेलसट किसके काल में आया था? तो जहांगीर के काल में आया था।
जहांगीर ने श्रीकांत नामक हिंदू को हिंदुओं का जज नियुक्त किया था। श्रीकांत नामक हिंदू को हिंदुओं का जज नियुक्त किसने किया था? तो जहांगीर ने। उसने पंजाब और गुजरात में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। ये अकबर भी किया था, पंजाब पर लगाया था, गुजरात पर नहीं लगाया था। इसके समय में वीर सिंह बुंदेला ने मथुरा में एक भव्य मंदिर बनवाया था। जहांगीर ने मंदिर निर्माण के लिए दान भी दिए थे। जहांगीर जदरूप नामक हिंदू संत से अत्यधिक प्रभावित था। किस हिंदू संत से अत्यधिक प्रभावित था? तो जदरूप नामक के हिंदू संत से अत्यधिक प्रभावित था। जहांगीर ने फादर जेवियर से ईसाई धर्म की शिक्षा ली थी। जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को कश्मीर से लाहौर वापस आते समय भीमबीर से हुई थी। उसे रावी नदी के किनारे शाहदारा नामक स्थान पर दफनाया गया था। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो शाहदारा नामक स्थान पर। यह कहाँ है? रावी नदी के किनारे। जहांगीर ने हिजड़ों के व्यापार पर रोक लगा दी थी। किसके व्यापार पर? हिजड़ों के व्यापार पर रोक लगा दी थी। जहांगीर ने निसार नामक चांदी का सिक्का चलाया था। जहांगीर ने कौन सी चांदी का सिक्का चलाया था? तो निसार नामक। जहांगीर ने अपने 12 अध्यादेशों के अंतर्गत जकात, पहला जकात, तमगा तथा मीर बहरी आदि करों को समाप्त किया था। जकात खत्म किया, तमगा खत्म किया और मीर बहरी को समाप्त कर दिया। ये सब टैक्स थे। मादक वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री पर भी रोक लगा दिया था। नशीली चीज़ों के उत्पादन और बिक्री पर भी रोक लगा दिया था। जहांगीर प्रथम मुगल बादशाह था जिसने राजा की आकृति युक्त सिक्के जारी किए थे। जहांगीर मुगल में ऐसा प्रथम बादशाह था जिसने राजा की आकृति युक्त सिक्के जारी किए थे। इसके सिक्कों पर राशि चक्रों का अंकन मिलता है। किसका? राशि चक्रों का अंकन मिलता है। उसके बाद है शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल 1627 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक रहा था और इसका जन्म 15 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। और इसकी माँ का नाम क्या था? जगत गोसाई। और यह किसकी बेटी थी? जगत गोसाई। तो उदय सिंह की बेटी थी। डॉटर ऑफ उदय सिंह। यह किनकी बेटी थी? तो जगत गोसाई उदय सिंह की बेटी थी। शिक्षक कौन थे शाहजहां के? तो मुल्ला कासिम बेग तबरीजी, हकीम अली गिलानी, शेख सूफी तथा शेख अबुल खैर, मुल्ला कासिम बेग तबरीजी, हकीम अली गिलानी, शेख सूफी, ये सब शाहजहां के शिक्षक थे। और विवाह किससे हुआ था? अर्जुमंद बानो बेगम। और इन्हें कौन सी उपाधि प्राप्त हुई थी? तो मलिक के जमानी की उपाधि शाहजहां ने दिया था। इसे मुमताज़ के नाम से भी जाना जाता है। 1612 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम से शाहजहां की शादी हुई। पहली सगाई और दूसरा विवाह हुआ था। पहली शादी किसके साथ हुआ था? तो मुजफ्फर हुसैन सफ़ी की बेटी से शाहजहां की पहली शादी हुई थी। तीसरी शादी अब्दुल रहीम खाने खाना की पौत्री से हुआ था। जहांगीर की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए दावर बख्श को बादशाह बनाया गया, परंतु शाहजहां के आगरा पहुंचते ही उसकी हत्या कर दी गई। इसके बलि का बकरा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो बलि का बकरा कहा जाता है। दावर बख्श को बलि का बकरा कहा जाता है। शाहजहां 4 फरवरी 1628 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। उसने आसफ खान को 7000 सवार तथा 7000 जात के मनसब के साथ प्रधानमंत्री का पद दिया। पीर खान कौन थे? तो खाने जहां लोदी ने शाहजहां के विरुद्ध 1628 से 1631 ईस्वी तक विद्रोह किया। बुंदेल कौन से थे? तो जुझार सिंह और विक्रमजीत सिंह ने 1628 ईस्वी में शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह किया। 1635 ईस्वी में वे दोनों बाप बेटे गोंडों के हाथों पकड़े गए और गोंडों ने इनके सिर काटकर शाही दरबार में भेजे थे। जुझार सिंह और विक्रमजीत सिंह क्या थे? दोनों एक आपस में बाप बेटे थे और इनकी हत्या किसने की थी? तो गोंडों ने। जुझार सिंह के विद्रोह के दौरान देवी सिंह ने मुगलों की सहायता की थी। इसके कारण शाहजहां ने ओरछा का किला देवी सिंह को दे दिया था। शाहजहां ने हुगली के पुर्तगालियों के दमन हेतु कासिम अली खान 1632 ईस्वी में भेजा था। हुगली के पुर्तगालियों को दमन करने के लिए शाहजहां ने किसे भेजा? तो कासिम अली खान को 1632 ईस्वी में भेजा था। इसने पुर्तगालियों की दुर्गति कर दी। शाहजहां के काल में 1630 से 32 तक गुजरात, खानदेश व दक्कन के कुछ भागों में भयंकर सूखा पड़ा था। पीटर मुंडी इसका विवरण दिया था।
इससे सूखा का किसने विवरण दिया है? तो पीटर मुंडी ने इससे सूखा का विवरण दिया है। मुमताज महल की मृत्यु 7 जून 1631 ईस्वी को बुरहानपुर में हुई थी। मुमताज महल की मृत्यु कब हुई थी? तो 7 जून 1631 ईस्वी को बुरहानपुर में हुई थी। ताजमहल का निर्माण कितने सालों में हुआ था? तो 22 सालों में इसका निर्माण हुआ था और 1631 से 1653 ईस्वी तक के इसमें समय लगा था। शाहजहाँ के कितने संतान थे? तो दारा शिकोह इसका सबसे बड़ा पुत्र था। उसके बाद शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श, जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा। शाहजहाँ के समय मुगल साम्राज्य में 22 प्रांत थे। कितने प्रांत थे शाहजहाँ के समय में? तो 22 प्रांत थे। शाहजहाँ के काल में दीवानों में अफजल खान, इस्लाम खान तथा सादुल्ला खान आदि प्रमुख थे। प्रिंस ऑफ बिल्डर्स भवन निर्माताओं का राजकुमार के नाम से शाहजहाँ को जाना जाता है। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे लोग कि प्रिंस ऑफ बिल्डर्स भवन निर्माताओं का राजकुमार के नाम से शाहजहाँ को जाना जाता है। ताजमहल का नक्शा उस्ताद ईसा खान ने बनाया था। ताजमहल का नक्शा किसने बनाया था? तो उस्ताद ईसा खान ने बनाया था और इसके वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। इसके वास्तुकार कौन थे ताजमहल के? तो अहमद लाहौरी। और इसका नक्शा कौन बनाया था? उस्ताद ईसा खान ने। मुमताज़ की मृत्यु के समय शाहजहाँ दक्षिण भारत में था। जब मुमताज़ का मृत्यु हुआ था तो शाहजहाँ कहाँ था? दक्षिण भारत में। इसकी मृत्यु 14वीं प्रसव पीड़ा के दौरान हुआ था। मतलब कि 14वीं संतान जब हो रहा था मुमताज़ का, तभी इसकी मृत्यु हो गई। दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहाँ ने कराया था। तख्ते ताऊश मयूर सिंहासन का नक्शा बेवादाल खां ने तैयार किया था। इसे दिल्ली के लाल किला में दीवाने आम में रखा गया था। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इसमें लगाया गया था। शाहजहाँ के समय में राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित हुई। किसके काल में आगरा से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित किया गया था? तो शाहजहाँ के काल में। शाहजहाँ का राजकवि अबू तालिब कलीम था। शाहजहाँ का राजकवि कौन था? तो अबू तालिब कलीम था। इसने साकीनामा की रचना की। साकीनामा पुस्तक है किसकी? तालिब कलीम की। शाहजहाँ ने 1634 ईस्वी में छोटा तिब्बत के राजा अदाल पर विजय प्राप्त करने के लिए जफर खान के नेतृत्व में एक सफल सैन्य अभियान भेजा। शाहजहाँ ने 1654 ईस्वी में गढ़वाल तथा कुमायूं पर भी अधिकार कर लिया। दक्षिण में शाहजहाँ का पहला सैन्य अभियान, इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे लोग कि दक्षिण में शाहजहाँ का पहला सैन्य अभियान अहमदनगर के विरुद्ध हुआ था। अकबर ने भी अहमदनगर के विरुद्ध किया और शाहजहाँ ने भी अहमदनगर के विरुद्ध किया। अहमदनगर का तत्कालीन शासक कौन था? मुर्तजा निजाम शाह द्वितीय था। 17 जून 1633 ईस्वी को अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया और इसी समय निजामशाही वंश अंत हो गया और इसके साथ ही निजामशाही वंश का अंत हो गया। इस समय अहमदनगर का सुल्तान हुसैन शाह था। इस समय कौन था? हुसैन शाह। 1636 ईस्वी में बीजापुर ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। इस समय बीजापुर का सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह था। इस समय कौन था? जब वे अधीनता स्वीकार किया तो आदिल शाह ने स्वीकार किया था। 26 मई 1636 ईस्वी को गोलकुंडा ने भी मुगल आधिपत्य स्वीकार किया था। 1636 ईस्वी में गोलकुंडा ने भी अधीनता मुगलों की स्वीकार कर ली। दक्कन में औरंगजेब की प्रथम सूबेदारी का समय 1636 से 1644 ईस्वी तक है। दक्कन में औरंगजेब की प्रथम सूबेदारी कब से कब तक थी? तो 36 से 44 तक। 1652 ईस्वी में औरंगजेब को दूसरी बार दक्कन का सूबेदार बनाया गया। इस समय दक्कन में 4 मुगल क्षेत्र थे। कितने मुगल क्षेत्र थे? तो पहला था खानदेश, इसकी राजधानी बुरहानपुर थी। बरार, एलिचपुर इसकी राजधानी थी। तेलंगाना, नांदेड़, दौलताबाग, अहमदनगर। 1657 ईस्वी तक का सूबेदार रहा। 1657 ईस्वी तक के औरंगजेब ने इसका सूबेदार रहा। औरंगजेब को दक्षिणी साम्राज्य की राजधानी बनाया। औरंगाबाद को दक्षिणी साम्राज्य की राजधानी बनाया था। किसने? औरंगजेब ने। इतिहासकारों ने मुराद को कुल कलंक की संज्ञा दी। मुराद जो उसका बेटा था उसे किसकी संज्ञा दी? तो कुल कलंक की संज्ञा दी थी। दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्राप्त थी। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्राप्त थी। लेनपुल ने दारा को लघु अकबर कहा है। लेनपुल इतिहासकार है और इसने दारा शिकोह को
क्या कहा है, तो लघु अकबर की उपाधि दिया है। उत्तराधिकारी युद्ध में पक्ष लिया, उत्तराधिकार युद्ध में पक्ष लिया। साहिबा तुज्जमानी जहां आरा बेगम ने दारा शिकोह का पक्ष लिया। रोशन आरा ने औरंगजेब का पक्ष लिया। गौहर आरा ने मुराद का पक्ष लिया। उत्तराधिकार युद्ध में मीर जुमला ने औरंगजेब का साथ दिया था। उत्तराधिकार युद्ध में मीर जुमला ने किसका साथ दिया, तो औरंगजेब का साथ दिया था। मनोची उत्तराधिकार युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। मनोची क्या था, तो उत्तराधिकार युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। उत्तराधिकार के प्रश्न पर 4 युद्ध हुए। उत्तराधिकार के प्रश्न पर कितने युद्ध हुए, तो 4 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध हुआ था बहादुरपुर का युद्ध। 14 फरवरी 1658 ईस्वी को यह युद्ध हुआ था शाहसुजा और दारा शिकोह के बीच। शाहसुजा और किसके बीच, दारा शिकोह के बीच हुआ था बहादुरपुर का युद्ध। धर्मत का है उज्जैन धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को दारा शिकोह और औरंगजेब और मुराद एक साथ थे और दारा शिकोह अलग था। दारा शिकोह और औरंगजेब मुराद के बीच हुआ था धर्मत का युद्ध। इस युद्ध में शाही सेना का नेतृत्व जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने किया था। इसी युद्ध में मुर्शिद कुली खान मारा गया। इसी युद्ध में कौन मारा गया, मुर्शिद कुली खान मारा गया। सामूगढ़ आगरा का युद्ध, अब है सामूगढ़ का तीसरा युद्ध 29 अप्रैल 1658 ईस्वी को हुआ था दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था। यह युद्ध निर्णायक माना जाता है। इस युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब ने अपना राज अभिषेक आगरा में करवाया। कहाँ पे करवाया था, आगरा में। खजुआ इलाहाबाद का युद्ध 15 जनवरी 1659 ईस्वी को औरंगजेब और शाहसुजा के बीच हुआ था। देवराई अजमेर का युद्ध 13 मार्च 1659 ईस्वी को औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ था। इस युद्ध में दारा शिकोह मारा गया था। औरंगजेब ने दारा पर काफिर होने का आरोप लगाकर उसे मृत्युदंड दिया। दारा को हुमायूं के मकबरे के तहखाने में दफनाया गया। दारा शिकोह को हुमायूं के मकबरे के तहखाने में दफनाया गया। औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा किले में कैद कर दिया। जीवन के अंतिम 8 वर्ष में शाहजहां ने एक कैदी की तरह जीवन व्यतीत किया। 22 जनवरी 1666 ईस्वी को शाहजहां की मृत्यु हो गई। अंतिम दिनों में जहां आरा ने उसकी देखभाल की थी। जहां आरा उसकी बेटी थी और अंतिम दिनों में उसी ने उसकी देखभाल की थी। शाहजहां ने सिजदा प्रथा को समाप्त कर दिया तथा इसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा प्रारंभ की थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि चहार तस्लीम की प्रथा किससे संबंधित है, तो शाहजहां से संबंधित है। अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर के जीर्णोद्धार की अनुमति भी दिया था। शाहजहां ने आना नामक सिक्का चलाया। 1 रुपये में 16 आने होते थे। 1 रुपये में कितना आना होता था, तो 16 आना। मोरलैंड ने शाहजहां के शासनकाल को कृषक प्रशस्ति का युग कहा। मोरलैंड ये इतिहासकार है, शाहजहां के शासनकाल को क्या कह रहे हैं, तो कृषक प्रशस्ति का युग कहा। शाहजहां के काल में सुंदर दास चिंतामणि तथा कविंद्र आचार्य हिंदी के महान विद्वान थे। इन्हें राजकीय संरक्षण प्राप्त था। शाहजहां ने कवि जगन्नाथ को महाकवि राय की उपाधि दी थी। शाहजहां ने कवि जगन्नाथ को किसकी उपाधि दी थी, तो महाकवि राय की उपाधि दी थी। इब्न हरन ने रामायण तथा मुंशी बनवारी दास ने प्रबोध चंद्रोदय का फारसी अनुवाद गुलजारे हाल से किया था। गुलजारे हाल नाम से किया था। इब्ने हरन व्यक्ति का नाम है, ने रामायण तथा मुंशी बनवारी दास ने प्रबोध चंद्रोदय का फारसी अनुवाद गुलजारे हाल के नाम से किया था। अब्दुल रशीद ने बीजगणित का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। ज्योतिषविद मुल्ला फरीद ने जीज ए शाहजहानी नामक खगोलीय चार्ट बनाया था। शाहजहां के दरबारी संगीतकारों में जगन्नाथ, लाल खान, गुणसमुद्र तथा बिलास आदि प्रमुख थे। ध्रुपद शाहजहां का प्रिय राग था। ध्रुपद क्या था, शाहजहां का प्रिय राग था। दारा शिकोह ने योग वशिष्ठ तथा भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था। मोहम्मद उन्मीन काजवीनी शाहजहां के समय का प्रथम सरकारी इतिहासकार था। अब्दुल हमीद लाहौरी भी दरबारी इतिहासकार था। शाहजहां ने मिर्जा मुहम्मद अली को मुस्तैद खान की उपाधि दी थी। शाहजहां कालीन विदेशी यात्री फ्रांसीसी विदेशी यात्री में जीन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर जौहरी था। यह इसने शाहजहां तथा औरंगजेब दोनों के काल में कुल 6 बार भारत की यात्रा की थी।
इतालवी यात्री कौन था? पीटर मुंडी। इतालवी से कौन आया था? पीटर मुंडी। और निकोलो मनुची आया था इतालवी से। अब औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा था। मुगल काल का अंतिम माना जाए तो यह सबसे महान शासक था, अंतिम। उसके बाद उत्तर मुगल, औरंगजेब के जस्ट बाद उत्तर मुगल चालू हो जाता है। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1608 ईस्वी को दोहाद उज्जैन में हुआ था और इसकी माँ का नाम मुमताज महल था। इसकी माँ का नाम क्या था? मुमताज महल। और मृत्यु कब हुआ था? 3 मार्च 1707 ईस्वी को इसकी मृत्यु हुई थी अहमदनगर में और यह दौलताबाद में दफन हुआ था। शिक्षक कौन थे? अब्दुल लतीफ़ सुल्तानपुरी इसके शिक्षक थे। मीर हाशिम गिलानी, शेख अब्दुल नबी, सादुल्ला खान, ये सब औरंगजेब के शिक्षक थे। औरंगजेब मुगल वंश का एकमात्र शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। यह एक ऐसा शासक है जिसका राज्याभिषेक कितने बार हुआ है? तो 2 बार हुआ है। पहला राज्याभिषेक कब हुआ था? 21 जुलाई 1658 ईस्वी को आगरा में हुआ था। दूसरा 15 जून 1659 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। औरंगजेब ने राहदारी क्या था? तो यह परिवहन कर था तथा पंडारी चुंगी कर था सहित 80 करों को समाप्त कर दिया। राहदारी कर सड़कों, घाटों तथा साम्राज्य की सीमाओं पर माल का 10% लिया जाता था। राहदारी कर सड़क, घाटों तथा साम्राज्य की सीमाओं पर 10% लिया जाता था। पंडारी कर बड़े नगरों के बाहर आयातित खाद्य पदार्थों पर लिया जाता था। औरंगजेब ने अवाब अतिरिक्त कर लेना भी बंद कर दिया। औरंगजेब के शासनकाल में वास्तुकला के क्षेत्र में प्रगति नहीं हुई क्योंकि वह मितव्ययी था। मतलब कि मितव्ययी का मतलब होता है कि कम खर्चीला व्यक्ति। औरंगजेब ने नौरोज उत्सव, तुलादान प्रथा, झरोखा दर्शन प्रथा पर रोक लगा दी थी। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के शासनकाल में ही थे। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे क्योंकि सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके शासनकाल में थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में थे। हम किसी भी लाइन को अंडरलाइन नहीं करते हैं क्योंकि इसका वन लाइनर फॉर्मेट भी लेकर आएंगे हम। और जो यूपीएससी हो या बीपीएससी, हम जिसकी तैयारी करते हैं पीसीएस, उसका जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको भी लेके आएंगे। इसलिए हम बार बार इस लाइन को किसी भी इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन नहीं करते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है या क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है या ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बार बार कमेंट करते हैं लोग कि सर कुछ एक्सप्लेन कीजिए। जब ऑब्जेक्टिव और पीवाईक्यू लेकर आ जाएंगे तो इसमें क्लियर हो जाएगा। मुगलों और मराठों के मध्य प्रथम संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ था। औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा की संज्ञा दी थी। औरंगजेब ने शिवाजी को किसकी संज्ञा दी? तो पहाड़ी चूहा की संज्ञा दी थी। औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने के लिए सर्वप्रथम अफजल खान को 1659 ईस्वी में भेजा था। जिस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट के लिए स्पेन नासूर साबित हुआ, उसी तरह दक्षिण भारत औरंगजेब की कब्रगाह सिद्ध हुआ। यह कथन लेनपुल का है। यह कथन किसका है? लेनपुल का। लेनपुल ने क्या कहा है? जिस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट के लिए स्पेन नासूर साबित हुआ, उसी तरह दक्षिण भारत औरंगजेब की कब्रगाह सिद्ध हुआ। औरंगजेब के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा दोष उसकी धार्मिक कट्टर नीति है। मद्यपान, जुआ तथा वेश्यावृत्ति को निषिद्ध कर दिया। भांग की खेती पर भी रोक लगा दी। लोक आचरण की देखभाल के लिए मुहत्सिब नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की। पहला मुहत्सिब कौन था? तो मुल्ला औजवाजिया समरकंदी था। सती प्रथा के विरुद्ध फरमान जारी करने वाला पहला शासक तथा दास प्रथा पर रोक लगा दी थी। सती प्रथा के विरुद्ध फरमान जारी करने वाला यह पहला शासक था और दास प्रथा पर भी रोक लगा दिया था। औरंगजेब के दरबार में संगीत गायन पर भी रोक लगा दी, परंतु वाद्य संगीत शाही बैंड को जारी रखा। किसको जारी रखा? शाही बैंड को जारी रखा और संगीत पर रोक लगा दी। औरंगजेब एक कुशल बीड़ा वादक था, ये बीड़ा भी बजाता था। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी ग्रंथों की रचना औरंगजेब के काल में ही हुई थी। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक के फारसी ग्रंथों की रचना किसके काल में हुई थी? तो औरंगजेब के काल में ही हुई थी। औरंगजेब ने एक खत में शाहजहां को जिले इलाही कहकर संबोधित किया है। औरंगजेब ने शाहजहां को क्या कहा है? तो जिले इलाही कहकर संबोधित किया है। उसने अपने सिक्कों पर मीर अब्दुल बाकी शाहबाई द्वारा रचित पद अंकित करवाए थे। कुछ सिक्कों पर ध्रुपद भी लिखे हुए मिले हैं। किससे? कुछ सिक्कों पर क्या मिले हैं? ध्रुपद लिखे हुए मिले हैं। औरंगजेब ने शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी जहां आरा को
शाहीवाद उज्जमानी की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी कौन थी? जहां आरा। और जहां आरा को कौन सी उपाधि औरंगजेब ने दिया था? तो शाहीवाद उज्जमानी की उपाधि प्रदान किया था। निकोलो मनुची 1653 से 1708 ईस्वी को मुगल सेना में तोपची चिकित्सक के नियुक्त किया गया था। इसकी मृत्यु चेन्नई में हुई थी। निकोलो मनुची की मृत्यु कहाँ हुई थी? चेन्नई में। औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। मीर जुमला ने 1662 ईस्वी में असम तथा कूच बिहार पर आक्रमण किया। इस समय अहोम राजा जयध्वज, अहोम राजा कौन थे? जयध्वज, और ये किस वंश से थे? शान वंश थे। शान वंश का शासन था। असम विजय का श्रेय मीर जुमला को ही दिया जाता है। असम का विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मीर जुमला को दिया जाता है। मीर जुमला की मृत्यु 1663 ईस्वी के बाद शाइस्ता खान को बंगाल का सूबेदार बनाया गया। इसका अहोम राजा चक्रध्वज से संघर्ष हुआ। अब अहोम राजा कौन थे? तो चक्रध्वज थे। औरंगजेब का समकालीन बीजापुर का शासक आदिल शाह था। औरंगजेब के समकालीन कौन था? तो आदिल शाह था। इसकी मृत्यु के बाद सिकंदर आदिल शाह शासक बना। 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब के समकालीन गोलकुंडा का शासक सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह था। सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह भी औरंगजेब का समकालीन था और आदिल शाह भी औरंगजेब के समकालीन था। 1672 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद इसका दामाद अबुल हसन शासक बना था। मदन्ना और अक्कन्ना ब्राह्मण अबुल हसन के मंत्री थे। औरंगजेब ने 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। गोलकुंडा को औरंगजेब ने कब मिलाया था? तो 1687 ईस्वी में मिलाया था। पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो यह संधि 11 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। इसके अनुसार क्या क्या हुआ था? तो शिवाजी ने अपने 35 में से 23 किले मुगलों को दिए थे। पुरंदर की संधि में शिवाजी ने अपने 35 किलो में से 23 किलो मुगलों को दे दिया था। बालाघाट क्षेत्र के बदले 40 लाख हुंड वार्षिक देना स्वीकार किया। मुगलों की अधीनता स्वीकार की। संभाजी को 5000 घुड़सवारों के साथ मुगल सेना में भेजा। शिवाजी को जयपुर भवन में बंदी बनाया गया था। शिवाजी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो जयपुर भवन में। शिवाजी के पुत्र कौन थे? संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर की सहायता की थी, जिसके कारण 21 मार्च 1689 ईस्वी में मुगल सेना ने संभाजी, उसके मंत्री कवि कलश को गिरफ्तार कर उनकी हत्या कर दी गई। अरशद खान वजीर के पद पर था तथा जुल्फिकार के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1689 ईस्वी में जिंजी पर भी अधिकार कर लिया। जयसिंह की मृत्यु 1667 ईस्वी में हुई थी। जयसिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 1667 ईस्वी में हुई थी। जसवंत सिंह मारवाड़ का शासक था। इसकी मृत्यु 1678 ईस्वी में हुई थी। जसवंत सिंह की मृत्यु के साथ ही औरंगजेब का राजपूतों से संघर्ष प्रारंभ हो गया। शुरुआत मारवाड़ से हुई थी। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदुओं पर भी जजिया कर लगा दिया। अरशद खान औरंगजेब का वजीर था। औरंगजेब का वजीर कौन था? तो अरशद खान था। यह सबसे लंबे कार्यकाल 31 वर्षों तक वजीर रहने वाला व्यक्ति था। औरंगजेब की पुत्री जैबुन्नेसा, औरंगजेब की पुत्री का नाम क्या था? तो जैबुन्नेसा ने दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उलम की स्थापना की थी। मोहम्मद कासिम सिराजी औरंगजेब का सरकारी इतिहासकार था। इसने आलमगीर नामा पुस्तक लिखी। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह। औरंगजेब के विरुद्ध कौन कौन से विद्रोह हुए? तो शाहजादा अकबर का विद्रोह। अकबर द्वितीय इसका पुत्र था और उसने 1681 ईस्वी में विद्रोह किया था। जाट विद्रोह 1669 से 88 ईस्वी में हुआ। गोकुला जाट विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? सबसे पहले गोकुला ने किया था। उसके बाद राजा राम तथा चेरा ने किया। उसके बाद अंतिम में चूड़ामन किया था। चूड़ामन ने स्वतंत्र भरतपुर राज्य की स्थापना की। भरतपुर की स्थापना किसने की? तो चूड़ामन ने किया था। जाट विद्रोह के दमन हेतु हसन अली बेदारबख्त तथा आमेर के राजा बिशन सिंह कचवाहा को भेजा गया। सतनामी विद्रोह 1672। सतनामी विद्रोह कब हुआ था? 1672 ईस्वी में। इस विद्रोह का दमन राजा बिशन सिंह ने किया था तथा हमीद खान ने किया था। सिख विद्रोह कब हुआ था? तो 1675 ईस्वी में। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का मृत्यु दंड दिया था। 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया था।
गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में एक काव्य लिखकर औरंगजेब के पास भिजवाया। इसे जफरनामा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जफरनामा कहा जाता है। गुलाम लड़की हीराबाई उर्फे जैनाबादी महल से औरंगजेब ने 1652 ईस्वी में निकाह किया था। उदयपुरी महल जर्जिया की गुलाम लड़की थी। उदयपुरी महल कौन थी? जर्जिया की गुलाम लड़की थी। यह पहले दारा के हरम में हुआ करती थी। बाद में औरंगजेब ने इसे अपनी रखेल बनाया था। अब है मुगलकालीन शासन व्यवस्था। इसको हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे लोग। यहाँ तक कि हम लोग रहने देते हैं लोग औरंगजेब तक। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माय वीडियोज़।